गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर मंजू कंचल। आज हम इस लेक्चर में बीए थर्ड ईयर पेपर सेकंड वर्ल्ड हिस्ट्री का पुनर्जागरण का अंतिम पार्ट जो रह रहा है टॉपिक का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें हम 3 चीज़ें लेंगे। सबसे पहले इटली में ही पुनर्जागरण क्यों प्रारंभ हुआ, दूसरी एक विशेष घटना मानववादी विचारधारा, और तीसरी एक घटना जो आपके रही कि पुनर्जागरण के परिणाम क्या हुए। इन तीनों एविडेंस के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि सर्वप्रथम इटली से ही पुनर्जागरण क्यों प्रारंभ हुआ, और इटली नगर से यह संपूर्ण यूरोप, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों तक पहुंचा। अब इस इटली से प्रारंभ होने के कई महत्वपूर्ण कारण इतिहासकारों के द्वारा बताए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है एबुंडेंस ऑफ वेल्थ, यानी हिंदी में इसे हम कहते हैं धन की प्रचुरता। इटली में धन की प्रचुरता पाई जाती थी। अब प्रश्न ये उठता है कि उस समय इतावली नगरों में इतनी अधिक मात्रा में धन क्यों था। यानी इतिहासकार ये मानते हैं कि यहाँ के जो व्यापारी वर्ग था, उन्होंने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करके अत्यधिक धन एकत्रित कर लिया था, और ये जो व्यापारिक नगर थे इटली के, उनके धनिकों के पास इतना धन था कि वह ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे और खर्चीले प्रीति भोजों का आयोजन करते थे, रंगीले उत्सव मनाते थे और घरों में सब प्रकार की सुविधाओं का उपभोग करने का वो प्रयास करते थे। और इसी कारण अधिक धन की मात्रा होने के कारण उन्होंने अपने यहाँ सभी कलाकारों, साहित्यकारों को प्रोत्साहन दिया और संरक्षण दिया। इसके कारण भी इतावली नगरों का रूप परिवर्तित होने लगा और वह संपूर्ण यूरोप का केंद्र बन गया। तो पहला कारण था धन की प्रचुरता। दूसरा कारण है ज्ञान विज्ञान का विकास इटली में अधिक हुआ। जैसा कि आपको सबको पता है कि धर्म युद्धों के कारण सभी व्यापारी वर्ग पूर्वी देशों में चले गए थे, और वहाँ जाने के बाद यहाँ इतावली नागरिकों के द्वारा दूसरे नगरों के, पूर्वी देशों के नगरों के व्यक्तियों के संपर्क में आना, उनकी सभ्यता की जानकारी प्राप्त करना और उनकी ज्ञान विज्ञान को परखने का उन्हें मौका प्राप्त हुआ। और कई यूनानी विद्वान और कलाकारों ने, कहा जाता है कि इटली नगर में आश्रय या शरण प्राप्त की, और उसका परिणाम ये निकला कि यूनानी विद्वानों के द्वारा यहाँ पर ज्ञान विज्ञान का अध्ययन और मनन इटालियन नगरों के अंतर्गत किया, और इसी कारण ज्ञान विज्ञान का विकास इटली में अधिक हुआ, और यह भी इटली में सर्वप्रथम प्रारंभ होने का कारण रहा। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण था इटली में फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान जैसे समृद्ध नगरों का उदय होना, और जिसे अंग्रेजी में प्रोस्परस सिटीज़ के नाम से पुकारा जाता है। यानी इटली में समृद्ध नगरों का होना, और इनमें इटावली नगरों में जो फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान थे, एक दूसरे का आदान प्रदान नागरिकों के द्वारा किया जाता था, और ये नगर रोमन सम्राट की अधीनता से भी स्वतंत्र हो गए थे, और उनकी जो तुलना थी यूनानी नगर राज्यों से भी की जाने लगी थी। और इन्हीं स्वतंत्र
नागरिकों ने, संपन्न लोगों ने, सभी वैज्ञानिकों को, भौगोलिक वेत्ताओं को, सबको संरक्षण प्रदान किया और उनको विकसित करने में अपना योगदान दिया। इसलिए भी इटली में पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त चौथा जो कारण माना जाता है वह है ग्रेट ग्लोरीज। ग्रेट ग्लोरीज का मतलब है महान विभूतियों का इटली में उत्पन्न होना, जिसमें प्रमुख रूप से हम नाम ले सकते हैं दार्शनिक पेट्रार्क, कवि दांते और कथाकार बोकाचियो और चित्रकार लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल। ये इस प्रकार की महान विभूतियाँ इटली में उत्पन्न हुई, जिन्होंने दर्शन के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में और अपने साहित्य के द्वारा विभिन्न प्रकार से इस पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में अपना योगदान प्रदान किया। पांचवा प्रमुख कारण रहा रिलीजियस सेंटर ऑफ क्रिश्चियनडम, यानी ईसाई जगत का प्रमुख केंद्र होना, जिसका हिंदी में अनुवाद है ईसाई जगत का प्रमुख केंद्र होना। आप सभी जानते हैं कि इटली की राजधानी रोम में ईसाई जगत का सबसे बड़ा धर्मगुरु पोप, जिसे कहा जाता है, वह निवास करता था। और ये कहा जाता है कि पोप भी पुनर्जागरण की भावनाओं से प्रभावित था और यह भी कहा जाता है कि पोप ने यहाँ प्रसिद्ध विद्वानों और कलाकारों को रोम में आने का निमंत्रण दिया और कहा जाता है कि इन विद्वानों ने यूनानी जो ग्रंथ थे, पांडुलिपियाँ थी, उनका लैटिन भाषा में भी उन्होंने अनुवाद करवाया। और ऐसे कई एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, यानी आप उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि पोप निकोलस पंचम ने वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना की, यानी पोप का जो निवास स्थान था इटली में, वो वेटिकन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो वेटिकन में उसने, पोप निकोलस पंचम ने एक पुस्तकालय की स्थापना की और कहा जाता है कि उसने संत पीटर का एक गिरजाघर भी बनाया। और इसी कारण पोप के इन कार्यों का जो प्रभाव है वह इटली के वेनिस, फ्लोरेंस और मिलान के बड़े बड़े नगरों पर पड़ा और वहाँ बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए। और उन विश्वविद्यालय में जाने के बाद यहाँ के नागरिकों को ज्ञान विज्ञान में रुचि प्रारंभ हुई और इस कारण भी कहा जाता है कि इटली में यह पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। अंतिम जो कारण माना जाता है वह है पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी राजनीतिक दृष्टि से इतावली नगर पुनर्जागरण के लिए इसलिए उपयुक्त थे कि वहाँ पर पवित्र रोमन साम्राज्य का प्रभुत्व समाप्त हो गया था और वे लगभग, यानी इटालियन लगभग पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करने लग गए थे, यानी यहाँ के नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। और यूरोप के अन्य नगरों में यहाँ सामंत प्रथा नहीं पनप पाई थी, अन्य नगरों की भांति यहाँ पर सामंत प्रथा अधिक नहीं पनप पाई थी। और इस स्वतंत्र वातावरण में इटली के नगरों में कला, साहित्य, विज्ञान की उन्नति के लिए अनुकूल वातावरण साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, कलाकारों को प्राप्त हो पाया। और इसी सभी कारणों ने इतावली नगर को पुनर्जागरण के अग्रदूत बन जाने में सहयोग प्रदान किया। आया स्टूडेंट्स आपको समझ में? अब इसके बाद ये था आपके
सर्वप्रथम पुनर्जागरण इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ। अब दूसरी यहाँ की जो महत्वपूर्ण घटना पाई जाती है इस पुनर्जागरण काल की, उसे मानववादी विचारधारा कहा जाता है। यानी मानववाद का विकास पुनर्जागरण के बाद किस प्रकार से हुआ और उसके कौन कौन से लक्षण परिलक्षित हुए, और पुनर्जागरण के इस लक्षण को मानववाद के नाम से पुकारा गया। यानी मानववाद का सीधा साधा अर्थ जो है वो है मानव जीवन में रुचि लेना, मानव जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना, मानव जीवन को सुखी और उन्नत बनाने का प्रयास करना और इस संसार में मानव के महत्व को प्रतिष्ठित करना। यह है मानववाद का सीधा साधा अर्थ कहा जा सकता है। इससे आप समझे उसके अनुसार यह है कि संपूर्ण रूप से मानववाद को या मानव की समस्याओं को प्रोत्साहित करना। जबकि पुनर्जागरण से पूर्व यदि हम देखें कि पुनर्जागरण के प्रारंभिक काल में जो व्यक्ति था उसका अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं थी और वह प्राचीन धार्मिक बंधनों में, अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। मध्यकालीन यूरोप का अध्ययन अध्यापन का मुख्य विषय धर्म था। बाइबिल तथा धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया जाता था। संसार के स्थान पर परलोक को सुधारने का प्रयास किया जाता था। संसार के दैहिक और भौतिक सुख के स्थान पर आध्यात्मिक और स्वर्गीय सुख को प्राप्त करने की शिक्षा प्रदान की जाती थी। मध्य के युग में लैटिन भाषा का बोलबाला था और जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे वह लैटिन भाषा में ही लिखे गए थे। लेकिन मानववाद ने इन सब परिस्थितियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया और अब मानववादी विचारक धर्म के स्थान पर मनुष्य को महत्व देने लगे और साहित्य और कला के क्षेत्र में भी धर्म का स्थान मनुष्य ने ले लिया। देवी देवताओं की आराधना और परलोक के नीति उपदेशक के स्थान पर मानव जाति की समस्याएं, मानव जीवन में प्रेम, घृणा, विरह, मिलन आदि की रचनाएं लिखी जाने लगी और परलोक की चिंता छोड़कर इस लोक को स्वर्ग बनाने का प्रयत्न किया जाने लगा। अब पुनर्जागरण के पश्चात मानववादी विचारधारा ने देवी देवताओं के स्थान पर रोगियों, निर्धनों, उत्पीड़नों आदि की सेवा में जुट जाने का आह्वान किया गया और ऊंच नीच का भेदभाव त्याग कर अब व्यक्ति की उन्नति का अवसर प्रदान किया जाने लगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई और राष्ट्र के प्रति निष्ठा का विकास हुआ। ये सारे परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन जिसे हम कह सकते हैं, मानववाद के कारण विकसित हुए। आप सभी जानते हैं कि मानववादी विचारधारा का जो मुख्य प्रवर्तक था वह पेट्रार्क था और वह फ्लोरेंस नगर का निवासी था और एक महान कवि, साहित्यकार और कानूनी शास्त्री था और उसकी सबसे बड़ी देन यूनानी और रोमन साहित्य के प्रति अभिरुचि पैदा करना था। पेट्रार्क ने ईसाई जो मठ थे उनमें जो प्राचीन पांडुलिपियाँ थीं उनकी खोज का काम अपने हाथ में लिया और उसने पुरानी
पांडुलिपियों की सहायता से इनमें सुधार किया और जिससे कि आम आदमी इनको पढ़ सके और इसमें से लाभ प्राप्त कर सके। यह प्रयास पेट्रार्क के द्वारा किया गया और इस दृष्टि से उसने पुस्तकालयों की भी स्थापना की। तो यह पेट्रार्क की सबसे बड़ी देन कही जा सकती है। अब अंतिम इस टॉपिक का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है आपके कि पुनर्जागरण के परिणाम क्या निकले और उसका क्या महत्व पाया जाता है। तो पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम कहा जा सकता है वो है आपके फ्रीडम ऑफ थॉट एंड साइंटिफिक अप्रोच। पहला परिणाम निकला फ्रीडम ऑफ थॉट एंड साइंटिफिक अप्रोच, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विचारों की स्वतंत्रता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यानी पूर्व में, पुनर्जागरण के पूर्व में लोगों ने जो धर्मशास्त्रों में सच्चा झूठा लिखा हुआ था और धर्माधिकारी जो अपने स्वार्थों के कारण उसकी परिभाषा अलग अलग तरीके से करते थे, उसके स्थान पर व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन और विचार करने की सुविधा प्राप्त हुई, जो कि पूर्व में नहीं हुई थी। और पुनर्जागरण में तर्क का महत्व बढ़ गया और प्रत्येक वस्तु को तर्क और विवेक की कसौटी पर व्यक्ति परखने लगा और उसके बाद अपने जीवन में उसको आत्मसात करने लगा। यानी सत्य को पहचानने में व्यक्ति समर्थ हुआ। ये जो परिवर्तन है वो पुनर्जागरण के कारण ही आ सका। दूसरा जो परिणाम निकला वो था डेवलपमेंट ऑफ मेटरलिज्म थिंकिंग। यानी इसका मतलब है कि पुनर्जागरण के कारण भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पूर्व में पूरी यूरोप की जो व्यवस्थाएं थीं वो धर्म पर आधारित थी। मानव का कोई महत्व नहीं था, मानव की सुख सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था और प्रत्येक क्षण उसे शिक्षा प्रदान की जाती थी कि वो परलोक को सुधारने का प्रयास करे। लेकिन इस पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि अब आकर्षक नगरों का निर्माण किया जाने लगा और सुविधाजनक घरों का निर्माण किया जाने लगा और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान बढ़ने लगे। खान पान और रहन सहन का स्तर बढ़ा और महिलाएं सुखी और आकर्षक जीवन बिताने की ओर अग्रसर हुई। व्यक्तियों को पढ़ने लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि भौतिकवादी दृष्टिकोण की शिक्षा इस काल में प्राप्त हुई और आध्यात्मिकता का प्रभाव कम होने लगा। तीसरा इसमें पुनर्जागरण के कारण जो परिणाम निकला वो था डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म का हिंदी में अनुवाद है राष्ट्रीयता का विकास। जैसा कि इस राष्ट्रीयता शब्द का मतलब आप जानते हैं कि जिसमें राष्ट्रीय भावना का विकास हो, और पुनर्जागरण की ये सबसे बड़ी हम उपलब्धि कह सकते हैं कि जिससे व्यक्ति में, प्रत्येक नगर के नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीयता की भावना के विकास से हमारा क्या मतलब है कि व्यक्ति अपने अपने राष्ट्र की प्रगति और शक्ति के विकास में रुचि लेने लगा। जबकि पुनर्जागरण से पूर्व पूरे यूरोप को केवल ईसाई जगत के नाम से पुकारा जाता था। किसी का भी अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर कहीं भी यूरोप का नागरिक गया है और उसका परिचय अगर लिया जाता था तो वह ये कहता था आई एम यूरोपियन, आई एम क्रिश्चियन। लेकिन राष्ट्रीयता की भावना के विकास के बाद पहली बार वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगा कि आई एम इटालियन, यानी मैं इटली का हूँ, और आई एम
फ्रांसीसी। तो इस प्रकार से ये जो परिवर्तन है वो इस बात को दिखाता है कि इन लोगों में राष्ट्रीयता का विकास प्रारंभ हुआ और इसने राष्ट्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया और इसके कारण व्यापार वाणिज्य का विकास, उपनिवेशों की स्थापना और साम्राज्यवाद की विस्तार की भावना का भी विकास हुआ, जिससे कि राष्ट्र को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने में सहयोग प्राप्त हुआ। चौथा जो इसका परिणाम निकला वो है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड कॉमर्स, जिसका हिंदी रूपांतर है व्यापार वाणिज्य का विकास। और उस व्यापार वाणिज्य के विकास के बारे में हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम इसको किस लिए कहा जाता है, क्योंकि धर्म युद्धों के कारण व्यापारियों ने पूर्वी देशों से व्यापार करना शुरू किया और उनके पास अत्यधिक धन होने लगा और उस धन के कारण उन्होंने कलाकारों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन प्रदान किया और उसके बाद राजनीतिक स्थिति कमज़ोर होने लगी। राजाओं का शासन कमज़ोर पड़ने लगा और लोकतंत्र, उपनिवेश, इन सभी भावनाओं के साथ नागरिक आगे बढ़ने लगे। इसके पश्चात एक और जो पुनर्जागरण का परिणाम निकला वह है देशज भाषाओं का प्रयोग। और देशज भाषाओं का प्रयोग को अंग्रेजी में हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी लैटिन और रोमन भाषा के स्थान पर देश में आम नागरिक के द्वारा बोले जाने वाली भाषा का प्रयोग प्रारंभ हुआ। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं कि जैसे इटली में इटालियन भाषा, फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा का विकास हुआ, जो कि आम नागरिक के समझने वाली भाषा थी और उस भाषा के अंतर्गत साहित्य सृजन हुआ और नए लेख, पुस्तकें लिखी जाने लगी, जिससे कि अपनी भाषा में नागरिक आसानी से समझ सका और उसमें रुचि ले सका और ज्ञान का विकास कर सका। और उसने यह उपलब्धि पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण परिणाम कही जा सकती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो परिणाम निकला वो है आपका नेक्स्ट ज्योग्राफिकल फाइंडिंग्स, यानी भौगोलिक खोजें। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पूर्वी देशों से जब उसका व्यापार वाणिज्य का मार्ग उन्होंने खोजा और नए नए देशों का पता चला और नई नई खोजें हुई, जिसमें कुतुबनुमा का आविष्कार और ज्योतिष विद्या, ज्यामिति और इन सब के विकास के कारण, खोजों के कारण नवीन देशों की खोजें हुई और प्रत्येक देश का नागरिक दूसरे देश से आदान प्रदान करने लगा। व्यापारिक क्षेत्र के अंतर्गत कला, साहित्य, सभ्यता, संस्कृति का आदान प्रदान एक दूसरे से करने लगा, तो एक दूसरे की संस्कृति का इसके कारण आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। यह भी पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण परिणाम कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक और जो परिणाम निकला वह है आपके डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का विकास। और शिक्षा के विकास में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है या परिणाम जो देखने को मिलते हैं वो है स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पुनर्जागरण से पहले जो सिलेबस होता था, यानी पाठ्यक्रम जो हुआ करता था, वह यूनानी और लैटिन भाषा में हुआ करता था और उसी में अध्ययन करना अनिवार्य होता था और धर्म ग्रंथों पर ज़्यादा शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अब पुनर्जागरण का एक परिणाम ये निकला कि दूसरी भाषाओं में भी अध्ययन अध्यापन का कार्य होने लगा और कई ऐसे हमें एग्जाम्पल दिखाई देते हैं
कि जिसमें साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ाया, जिसमें ऐसे दार्शनिकों, इतिहासकारों और साहित्यकारों का हम नाम ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपके हैं सीजर, सिसरो, वर्जिल, होमर, शेक्सपियर, अरस्तु आदि विद्वानों ने इस प्रकार के अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया और शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप आत्मनिरोध के स्थान पर आत्म उद्गार। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? आत्मनिरोध यानी जो आप सोचते हैं, अपने मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसको दबाने का प्रयास करते हैं, उसको अंदर ही रखते हैं, उसके स्थान पर अब अपने चिंतन मनन का उद्गार करने लगे, यानी उसको सबके सामने लाने लगे और उसको सभी ने स्वीकार किया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे विषयों को भी पढ़ाया जाने लगा, जैसे इतिहास, गणित, इन सब दूसरे विषयों का अध्ययन अध्यापन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में होने लगा। इसके अतिरिक्त पुनर्जागरण का एक परिणाम निकला कि डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, साइंस और लिटरेचर, यानी कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण प्रभाव परिणाम इनका विकास होना है, जिसके बारे में पूर्व में विभिन्न साहित्यकारों, वैज्ञानिकों और कलाकारों के बारे में मैंने आपको बताया था। वही सब इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण योगदान या इसका महत्व पुनर्जागरण के कारण पाए जाने लगा। सबसे एक और जो अंतिम महत्वपूर्ण परिणाम जो इसके कारण निकला वह है धर्म सुधार की पृष्ठभूमि का निर्माण होना, यानी नेक्स्ट जो आपका टॉपिक इसके बाद रहेगा वो है आपके धर्म सुधार आंदोलन। उसकी जो पृष्ठभूमि तैयार करने का काम किया वो पुनर्जागरण ने किया। अब ये प्रश्न उठता है आपके मन में कि पुनर्जागरण ने किस प्रकार से इस धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया। तो इसका जो परिणाम था वो महत्वपूर्ण रूप से ये था कि धर्म युद्धों ने पहले ही पोप की सत्ता को नकार दिया था और वैज्ञानिक खोजों और वैज्ञानिक सिद्धांतों, नवीन खोजों ने प्रमुख रूप से परंपरागत धार्मिक विश्वासों को भी समाप्त करने का प्रयास किया था और धार्मिक बंधनों से लोगों को मुक्त करने का प्रयास किया था। और कागज और छापे खाने के आविष्कार ने धर्म की जो गूढ़ बातें थी वो जो केवल पादरियों या ज्ञान के वेताओं के दिमाग में ही समाहित थी, उनके मस्तिष्क में ही थी, उनको सबके सामने यानी सर्वसाधारण के सामने पहुंचा दिया। और बाइबिल और धार्मिक ग्रंथों का लोक भाषाओं में अनुवाद किया गया और उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि अनेक आडंबरों और गलत विश्वासों से लोगों का विश्वास उठने लगा और इसके कारण धर्म सुधार आंदोलन को बल मिला। और यही इसी कारण हम ये कहते हैं कि पुनर्जागरण ने धर्म सुधार आंदोलन को बल दिया या धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण की एक महत्वपूर्ण देन कही जा सकती है। तो ये आज आपका पुनर्जागरण का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ। सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स और ओके। यार चिल्ला चिल्ला के